हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस सेशन में हम IBPS PO जो अभी हमारा 15 अक्टूबर को हुआ है उसके एनालिसिस करने जा रहे हैं और अरिथमेटिक क्वेश्चंस की मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। बट स्टार्ट करने से पहले इसे पढ़ लीजिए। व्हाट हर्ट्स यू टुडे, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मेक्स यू स्ट्रॉन्गर टुमारो। आज हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो हमें आज हर्ट किया है कि हम ये कर सकते थे पर ये नहीं कर पाए, तो वही एक्सपीरियंस हमारा आगे भी काउंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात लिंक होती है कि एग्ज़ाम के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़िया थे, लेकिन अगर आपने अरिथमेटिक को थोड़ा सा समझा है तो वो क्वेश्चंस किए जा सकते थे। थोड़ा सा भी किसी बच्चे ने अच्छे से वर्कआउट किया होगा ना तो वो पक्का परफॉर्मर होता। तो देखते हैं ज़रा एनालिसिस में क्वेश्चंस किस तरह से थे। तो IBPS PO प्री एग्ज़ाम एनालिसिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की। तो बेसिकली बच्चों जो एग्ज़ाम था ना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें जो टेबल्स और बार ग्राफ आए थे वो एक मॉडरेट लेवल रखते थे। बार ग्राफ के क्वेश्चंस मोस्टली आसान ही थे, एक दो को छोड़ के, बाकी आप इजीली कर सकते थे। हर साल PO प्री में जो DI आई है वैसे ही थी। टेबल थोड़ा ज़्यादा बेटर था। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान थी। मिसिंग सीरीज़ आसान थी, ज़्यादा सेशंस मिसिंग सीरीज़ के या नेक्स्ट टर्म के ही थे। और हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में से कोई भी नहीं थी, बहुत इजी थी। अरिथमेटिक के क्वेश्चन को मैं इजी नहीं कहूँगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल कहूँगा, बट करे जा सकते थे। तो आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक सभी करते हैं, नंबर सीरीज सभी करते हैं पेपर में। डिफरेंस क्रिएट करते हैं अरिथमेटिक का पोर्शन कि किसी के 35 में से 20 बनेंगे, किसी के 35 में से 25 बनेंगे या 27 बनेंगे, और वही डिफरेंस कट ऑफ में भी डिसाइड होता है। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन हम कर सकते थे और कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था एजेस का, राइट। सेट में ये एजेस का एक क्वेश्चन था। एजेस के क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं और ये भी इजी ही था। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना था। प्रेजेंट एज ऑफ A इज़ 12 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ C। तो अगर C की प्रेजेंट एज X है तो A की 12 साल बड़ी है, तो X + 12 हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हो चीज़ें बनाते जाओ। उसके बाद अगर हम देखें C 3 साल छोटा है B से, C 3 साल छोटा है B से, राइट। तो ये 3 साल छोटा है B से, तो B 3 साल बड़ा होगा इससे, तो C का B से भी रिलेशन था। C 3 साल छोटा है तो BX + 3 होगा, तो B भी आ जाता। तो विद इन 5 सेकेंड्स आप ये चीज़ स्टेटमेंट को पढ़ते ही बना लेते। फिर कुछ ना कुछ गिवन होता है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ A और B का रेशियो दिया हुआ है, तो ये A की प्रेजेंट एज है, ये B की प्रेजेंट एज है, इसका रेशियो दिया हुआ है। तो अगर आप एक तरीके से प्रिपरेशन करते हो बिल्कुल बेसिक से, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में विद इन 40 सेकेंड्स ईजिली हो सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम नहीं लगेगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, 16 में से 18 गया, राइट। तो कितना आ जाएगा, 42। दैट इज 5x + 60, 5x + 60 इज इक्वल टू 6x + 18। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x आपके पास 42 आ जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है सम ऑफ द एजेस ऑफ B एंड C 10 ईयर्स हैंस। B एंड C के 10 साल फ्यूचर की एजेस पूछी हैं। तो x 42 आएगा, तो B की प्रेजेंट एज पता लग जाएगी, यहाँ पे डालोगे तो 45। C की प्रेजेंट एज 42 है, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। अब 10 ईयर्स हैंस, ये चीज़ अक्सर लोग पढ़ना भूल जाते हैं कि लास्ट में पूछा क्या है। 10 ईयर्स हैंस मीन्स B 10 साल बाद 55 का होगा और C 10 साल बाद 52 का होगा, राइट। तो इनका सम पूछा था, तो 55 और 52 मिलाकर होता है 107 ईयर्स। आपका आंसर था ऑप्शन C। जो भी बच्चे बेसिक से पढ़ते हैं वो सबसे पहले इसको बनाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसको बनाने के बाद उनको पता है एप्टीट्यूड में कुछ ना कुछ गिवन होता है जो मंजिल तक पहुंचाता है। तो इस बार रेशियो दी हुई थी, तो वो एक सॉर्ट आउट करके पुट करके विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को पेपर में डील 100% मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। तो ये एक एजेस का आसान क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन जो ये सेट था आपका 15 अक्टूबर का, उसमें ये ईजी था, तो ये करा जा सकता था। इसको अवॉइडेबल बोलना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक से पढ़ते हो तो दिस इज़ द इजी वन विच यू हैव टू डील। अप्रोच चेंज की जा सकती है, यहाँ x मान के उसको डील किया जा सकता है, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट वेरिएबल यूज़ करना एक राइट डिसीजन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। चलते हैं आगे, राइट।
क्या क्वेश्चन था, राइट। कभी कभी हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस एग्जाम में देख लेते हैं, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। ए एंड बी, ए ने इन्वेस्ट किया x, बी ने इन्वेस्ट किया x + 900, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है लेकिन वेरिएबल में, राइट। तो दैट इज़ द गुड थिंग ना, राइट। उसके बाद 8 महीने बी का इन्वेस्टमेंट है, बी का टाइम दिया हुआ है, ए का 1 साल है। टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट का डिफरेंस भी दिया हुआ है। पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का डिफरेंस भी दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की, सुनिएगा ध्यान से। ए की कैपिटल है x, बी की कैपिटल है x + 900। काफ़ी बच्चे तो यहीं से डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए, अपने पे भरोसा रखना चाहिए, इजी है क्वेश्चन। ए का टाइम है 12 महीने, स्टेटमेंट में प्रॉपरली मेंशन है 1 ईयर की बात हो रही है, और आफ्टर 8 मंथ्स बी चला गया था, तो बी का है 8 महीने। टाइम होता है आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी देर तक रहा, तो टाइम का रेशो हमेशा लोएस्ट लेना चाहिए, काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 3:2। तो प्रॉफिट पार्टनरशिप में हमेशा बढ़ता है कैपिटल इंटू टाइम की रेशो में, तो कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास प्रॉफिट की रेशोज़ आ जाएंगी। ये किस चीज़ की रेशोज़ आ जाएंगी? प्रॉफिट की रेशोज़ आएंगी। लेकिन मुद्दा ये है, प्रॉफिट ना मुझे ए का पता, ना बी का पता, ना उनकी रेशो पता, प्रॉफिट मुझे टोटल पता है। तो टोटल प्रॉफिट गिवन है आपको 5800। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए और बी का टोटल प्रॉफिट 5800 है। टोटल प्रॉफिट तभी बढ़ता था जब टोटल प्रॉफिट की रेशो हो, लेकिन रेशो यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में है, राइट। अब और क्या गिवन है? प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज ₹1000 मोर देन दैट ऑफ ए। बी का शेयर ए से 1000 ज़्यादा है, तो प्रॉफिट में बी ए से ज़्यादा है, तो बी, इसको मैं बी + ए लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट था। अब बी और ए का डिफरेंस दिया हुआ है 1000, तो यहाँ से आपके पास इंडिविजुअल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो इंडिविजुअल प्रॉफिट्स उसने घुमा कर दिए। बेसिकली मैंने 2 इक्वेशंस को ऐड कर दिया, सम और डिफरेंस गिवन हो तो वे हमारे लिए 5 सेकंड का काम होता है। तो बी का प्रॉफिट 3400 रुपये आ गया, और ए का प्रॉफिट कितना होगा? टोटल 5800 है तो 2400। तो दोनों के प्रॉफिट की रेशोज़, जब हम किताबों में क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट की रेशोज़ हमें गिवन होती हैं, यहाँ पे थोड़ी मेहनत करके बनानी पड़नी थी, तो ये आ जाता है आपके पास 12:17। तो ये प्रॉफिट की रेशोज़ हैं, ये भी प्रॉफिट की रेशोज़ हैं, दोनों को इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा, x आ जाएगा, तो आपसे वही पूछा था, मैं इक्वेट करके दिखा देता हूँ। तो 3x, इसको सॉल्व भी कर लो, 2x + 1800, उधर प्रॉफिट की रेशोज़ आई थी 12:17। थोड़ी सी मेहनत थी आपकी, डेफिनेटली थी, तो आपको बस इसको वर्कआउट करना था। 12 × 18, इसको मैंने ऐसे ही रख लिया, ये मैंने स्मार्ट वर्क यूज़ किया यहाँ पे, राइट। ये इधर आके माइनस होगा तो 27x, तो मेरे पास ये 9 के डबल पे कट गया 3, 200, 3 पे कटा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 800, मेरा आंसर। स्टेटमेंट लग रही है बड़ी है, बट एक्चुअल में वो कैलकुलेटिव नहीं है। मैंने स्मार्ट वर्क क्या होता है, शॉर्टकट क्या होती है पता है क्या? यहाँ पे मैंने 12 को 18 से मल्टीप्लाई नहीं किया, और मेरा फ़ायदा ये हुआ जब ये इधर जाके कटा तो मेरे पास x ईजिली आ गया। तो ये एक कंफर्ट जोन में क्वेश्चन है। हम बोलते हैं सर ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने वाले होते हैं ना, कितना ईजिली बोल देते हैं। जीतने वाला ना 40 सेकंड में इसको ले जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। इस पेपर में जो क्वाड्रेटिक थी ना 1.5 मिनट में हो जाती, 5 के 5 इतनी आसान थी, 2 मिनट में हो जाती, नंबर सीरीज भी हो जाती, उसमें कॉन्फिडेंस होता, उसके पास टाइम होता, वो यूटिलाइज करता, वो इसमें 50 सेकंड भी ले लेता, बट वो 50 सेकंड में करके ये फील करता पेपर के दौरान। बाकी तो उन्होंने किया होगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है ना पेपर में, वही आपको जिताता है। आपको पेपर में अगर आप कुछ ऐसा कर जाते हो जिसमें आपको रियलाइज़ हो जाता है मैंने अभी ऐसा कुछ किया है जो इन सभी ने नहीं किया, तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको बूस्टअप करता है। अगर हम अटक जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्टेड कि जो भी चैप्टर पढ़ो इतना डीप पढ़ो, इतना डीप पढ़ो कि एग्जामिनर क्या दे देगा।
एग्जामिनर ऐसा क्या डाल देगा कि मैं पेपर नहीं कर सकता। कंफर्टेबल था। मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरे पीडीएफ्स का क्वेश्चन था, पर मैं ये कहूँगा किसी ने भी मेरी पीडीएफ्स लगाई हैं तो ये क्वेश्चन में वो मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया, ये आपने नहीं पढ़ाया, वो नहीं बोल सकता। क्लियर है सभी को। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात हो रही है कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल मुझे दिया हुआ है, एक का x, दूसरे का x + 900। कैपिटल इंटू टाइम करें तो कैपिटल इंटू टाइम उसका है 12 महीने, उसका है 8 महीने, ठीक है। ये मैं काट भी सकता हूँ। कैपिटल इंटू टाइम होता है प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट का रेशो लिया है। अब प्रॉफिट मुझे इंडिविजुअली नहीं पता था, या तो दोनों का सम पता था। मैंने बी को आगे इसलिए रखा क्योंकि बी का प्रॉफिट ए से ज़्यादा है, या दोनों का डिफरेंस पता था। अब यू आर अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, है ना। यू हैव टू सोल्व क्विकली x + y x - y, दोनों को ऐड कर दो तो 2b 6800 आएगा। तो b आपके पास 3400 आ जाएगा। b 3400 आ जाएगा तो a कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो 2400। 2 0 से 2 ज़ीरोस कटी, 12 से 17 एक कटा। अरे कैलकुलेशन ज़्यादा कम हो गई यहाँ पे, है ना। अगर मैं काट देता तो कैलकुलेशन ज़्यादा कंफर्ट जोन में थी, राइट। तो ये 12 से 12 तो कट ही गया, कैलकुलेशन और कम होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17x = 8x + 8 × 900, तो ये इधर आके माइनस हो गया। तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान थी, राइट। तो ये कट गया तो x 800 आ गया। ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। लोगों को लगता है लाइनें वाइनें मारो तो क्वेश्चन आसान होता है, आपको x यूज़ नहीं करना है, मत करो। एग्जामिनर ने यूज़ कर लिया, कब तक भाग लोगे वेरिएबल से। बेसिक ही होता है, बेसिक की पावर है, बेसिक की स्पीड है। क्लियर है सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन ही अच्छे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे वन ऑफ माई फेवरेट, मिक्सचर्स को लोग अक्सर एलिगेशन समझते हैं, मेरे हिसाब से गलत समझते हैं। एलिगेशन छोटे मोटे क्वेश्चंस पे लग जाता है, कि वैसे उन छोटे मोटे क्वेश्चंस में से ही एक था वैसे, बट स्टिल ऑलवेज गो विद बेसिक्स आपका टाइम भी बचाएंगे और आपको पेपर में कंफर्ट जोन में भी रखेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक वेसल है, आपको वेसल के बारे में कितना मिक्सचर है नहीं पता, बट वाटर इज 25% ऑफ द मिल्क, राइट। वाटर इज नॉट 25% इन द मिल्क, वाटर इज 25% ऑफ द मिल्क। बात को समझ रहे हो कि अगर मिल्क 100x है तो वाटर 25x है। 75-25 नहीं है, पानी 25% मिक्सचर में नहीं है, पानी 25% मिल्क का है, राइट। तो मिल्क 100x होगा तो पानी कितना होगा, 25x, राइट। ठीक है, तो मिल्क 100x और 25x का रेशो क्या होता है, 4:1। तो जो आप कभी बुक्स पढ़ते हो तो जो रेशोज़ आपको गिवन होती हैं वो रेशो परसेंटेज से हमने बना ली। 4:1 में मिल्क और पानी दिया हुआ है। वो 100 है तो वो 25 है, 100-25 का रेशो होता है 4:1। अब इसमें से 10 लीटर जो भी निकलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरा ना एक फोकस होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है फोकस करो पूछा क्या है, क्योंकि तीर उस पर मारो जो पूछा है, राइट। पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो परसेंटेज के हिसाब से रेशो बन गई, 4:1 में था। तो मैंने मान लिया इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर था 5x। 5x क्यों माना, क्योंकि मिल्क 4x है, पानी x है। तो मिल्क 4x है, पानी x है, तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी हुई, 5x। अब एक चीज़ मिक्सचर वाले बच्चों को पता होती है, मिक्सचर में से जो भी निकालूंगा वो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में पड़ा है, जिस रेशो में पड़ा है, राइट, जिस रेशो में पड़ा है। तो 4:1 में पड़ा हुआ है। 4:1 किसने बताया, वो परसेंटेज ने। 10 लीटर निकाल रहा हूँ, 10 लीटर निकाला तो 4:1 ये कहता है 5 हिस्से 10 हैं। 4:1 ये कहता है 5 हिस्से 10 हैं, तो एक हिस्सा 2 होगा, तो 8 ये निकलेगा, 2 लीटर ये निकलेगा, तो टोटल में से 8 ये निकल गया, 2 ये निकल गया, राइट। अब उसकी जगह पे 25 लीटर मिल्क डाल दिया, मिक्सचर में से निकाल के 25 लीटर मिल्क डाल दिया। तो 25 लीटर मिल्क डाल दिया। मिक्सचर में से 10 लीटर निकालेंगे तो मिक्सचर में से 10 लीटर जब निकलेगा वो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में पड़ा है। तो 4:1 आपको बताती है 5 हिस्से 10 हैं तो एक हिस्सा 2 होगा, 4 हिस्से 8, 4 पार्ट्स = 8 एंड 1 पार्ट = 2। तो 8 ये निकलेगा, 2 ये निकलेगा। फिर 25 लीटर मिल्क घेर दिया, प्योर मिल्क घेर दिया। अब कहता मिल्क 400% ज़्यादा है, 400% ज़्यादा है किससे, पानी से। 400% ज़्यादा है। 400% ज़्यादा का मतलब समझते हो, 400% ज़्यादा का मतलब समझते हो, 400% ज़्यादा का मतलब होता है 5:1।
सिंपल ट्रस्ट में भी बताता हूँ, कोई चीज़ 100% ज़्यादा होती है तो डबल होती है, कोई चीज़ 200% ज़्यादा होती है तो ट्रिपल होती है, कोई चीज़ 300% ज़्यादा होती है तो 4 गुना होती है, कोई चीज़ 400% ज़्यादा है तो 5 गुना होती है। 400% मोर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये 100 है तो मिल्क इससे 400% ज़्यादा, इसका 400% कितना होगा 400 ज़्यादा है तो ये कितनी होगी 500, तो 5:1। तो कहीं ना कहीं बेस छुपे होते हैं आपके कॉन्फिडेंस में। आपसे पेपर में ये पेपर नहीं हुआ, बेस अच्छा नहीं है, तैयारी ढंग से नहीं करिए, क्रैश कोर्सेज के चक्कर में पड़े हो। अगर अच्छे से PDF स्टडी की होती, काम किया होता है एक एक चैप्टर पे एक एक हफ्ता लगाकर, तो ये पेपर आपके लिए आसान था। 1 नंबर लेने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4x ये +17 हो जाएगा, 5x -10, तो x कितना आ गया आपके पास 7, x 7 आ गया। तो पूछा गया था, अरे पूछा गया था, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 10 liters taken out from the mixture and 25 liter of milk is added, then the quantity of milk becomes 400%. परफेक्ट किया, कोई गलती नहीं करी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो 4x + 17, 5x -10, 10 इधर आके प्लस होना था, x 27 आना था। x 27 आएगा तो मिक्सचर कितना था 5 × 27, आंसर कितना आ जाएगा 135 आंसर आ रहा है मेरा। 400% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। पानी 25% है मिल्क का, पानी 25% है मिल्क का, तो मिल्क अगर 100 है, मिल्क अगर 100 है तो पानी 125 है, पानी 25 है, तो 25 और 100 का रेशियो होता है 4:1। परफेक्ट। 4x और x मान लिया, परफेक्ट। 10 लीटर निकलेगा तो ये 8 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, परफेक्ट। एंड 25 लीटर मिल्क ऐड कर दिया वेसल में, ठीक है, 25 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, परफेक्ट। Then the quantity of milk becomes 4%, 400% more than the quantity of water in the resulting mixture. 400% means 4:1, perfect। ये सॉल्व होगा, 25 - 8 17 ही होता है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये 5x - 10 होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। 4x इधर आके माइनस होगा, ये 10 इधर आके प्लस होगा, x 27 होगा, x 27 होगा। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था 4x, तो 4 × 27 कितना आ गया 108। परफेक्ट। मैं टोटल क्वांटिटी निकाल रहा था, जैसा कि मैं बोल रहा था आपको सबसे पहला फोकस क्या करना है, पूछा गया इनिशियल क्वांटिटी, और उधर प्रिंट हो गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल पूछा था। तो अगर टोटल वेसल पूछता तो 5 × 27 होता, मिल्क 4x था, पानी x था, तो 4 × 27 आंसर विल बी 108। मेरी इक्वेशन की मुझे इतनी श्योरिटी थी, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, पर मुझे उस पर भरोसा था कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा मिल्क पूछा है, मिल्क पूछा है, पेपर में भी तो ये चीज़ हो सकती है, मिल्क पूछा है तो 4 × 27 दैट इज़ 108। क्लियर। गो विद बेसिक्स। कुछ बच्चे इसमें एलिगेशन लगाते हैं, कुछ डायरेक्ट टेक्निक्स लगाते हैं, वो सब फेल हो जाएंगी। पता क्यों? क्योंकि जो हम किताबों में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है 10 लीटर निकाला 10 लीटर डाला, यहाँ पे 10 लीटर निकाला 25 लीटर डाला। हमेशा बोलता हूँ गो विथ बेसिक्स। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो 3 क्वेश्चन हुए, देन प्रॉफिट एंड लॉस। पढ़िए ज़रा इसको। द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 350। तो 2 आर्टिकल्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। बोथ द आर्टिकल्स आर marked up by 60% above the cost price, right? 60% above the cost price। देखो 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस आप 100x मान लीजिए, दूसरे आर्टिकल का कोस्ट प्राइस आप 100y मान लीजिए। 100x 100y क्यों माना? क्योंकि 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, समझ रहे हो। 100 ही क्यों माना, XY क्यों नहीं माना? क्योंकि परसेंटेज को डील करता है 100 बड़े प्यार से। तो एक 100x है, दूसरा 100y है, दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस मान लिया, दोनों का सम है 350। तो 100x + 100y 350 है, तो x + y आपके पास कितना आ जाएगा, 100 कॉमन आके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से x + y आपके पास आ जाएगा 3.5। तो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी 2 वेरिएबल में। घबराइए मत, मूव ऑन कीजिए, आगे आंसर तक पहुंच जाओगे। उसके बाद उसने मेंशन किया था दोनों आर्टिकल्स को कॉस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा लगा। तो ये मार्क प्राइस कितना होगा इसका 160x, और इसका मार्क प्राइस कितना होगा 160y। चलिए ये भी आ गया। अब आगे कहता दोनों के मार्क प्राइस का डिफरेंस है कितना 80 रुपये।
बट मार्क प्राइस बी का ज़्यादा है, तो मार्क प्राइस ऑफ बी माइनस मार्क प्राइस ऑफ ए, 160y माइनस 160x इज इक्वल टू 80। 160 कॉमन आ जाएगा तो राइट हैंड साइड में नीचे जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन आ गई मेरे पास y माइनस एक्स कितना आ गया, हाफ। तो y माइनस एक्स मेरे पास हाफ आ गया। ठीक है, ये y प्लस एक्स लिख लो इसको, 3.5। तो देख लीजिए कैसे चीज़ें बन जाती है ना। दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम दिया हुआ था तो x प्लस वाई आ गया। फिर मार्क प्राइस 60% ज़्यादा थे, मैंने कर दिए, उनका डिफरेंस दिया हुआ था तो y माइनस एक्स आ गया। y को आगे क्यों रखा है, क्योंकि b का मार्क प्राइस x से ज़्यादा है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ जाएगी ना तो x की वैल्यू, दोनों का 3.5 है, 1.5 आ जाएगी। ठीक, बड़े इजीली बना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो x की वैल्यू 1.5 है, यहाँ पे डाल दो 100 इंटू 1.5, 100 इंटू 1.5, इसका आंसर 150 होना चाहिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, मेरी कोई गलती नहीं हुई है, मेरी कोई गलती नहीं हुई है, इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 150, जो ऑप्शन में नहीं है, शायद कोई मिस्टेक है यहाँ पे। राइट, हमने परफेक्ट किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। हम एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम है हमारे पास कितना, दैट इज़ 350। तो एक का x एक का y, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 350। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है हमें, डिफरेंस दिया हुआ है कितना, राइट, कितना डिफरेंस दिया हुआ है हमें, दैट इज़ 180। तो यहाँ पे डाला, x 160 कॉमन लिया, हाफ आया, परफेक्ट। दोनों को ऐड किया, प्लस माइनस कट गया, 2y 4 आया, y की वैल्यू 2 आई, यानी x की 1.5 है। CP पूछा है, CP पूछा है तो 100 इंटू 1.5 करेंगे तो 150 होना चाहिए ऑप्शन में, जो नहीं है, मे बी मिस्टेक हो, बट आंसर परफेक्ट है। मैं एक बार अकेले XY से भी करवा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन है दोनों का सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मैंने A का x मान लिया, B का y मान लिया। राइट, A का कॉस्ट प्राइस x है, B का कॉस्ट प्राइस y है। राइट, कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस दोनों के ही 60% ज़्यादा है, तो 1.66 और इसका मार्क प्राइस 1.6y। ठीक, ये मार्क प्राइसेस हैं और ये कॉस्ट प्राइसेस हैं, ए के और बी के। ठीक है, अब दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम दिया हुआ है, दोनों के कॉस्ट प्राइस हैं यहाँ पे x प्लस वाई, तो y प्लस एक्स है मेरे पास 350, और दोनों के मार्क प्राइसेस का डिफरेंस दिया हुआ है 80। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस 80 है। 1.6y माइनस 1.6x 80 है, 1.6y माइनस 1.6x 80 है, तो 1.6 कॉमन आ जाएगा, 80 के नीचे जाएगा, 80 के नीचे जाएगा तो 5 पे कटेगा, तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 50। y माइनस एक्स 50 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 2y 400 आ जाएगा, तो y 200 आ जाएगा, y 200 आ जाएगा। दोनों का सम 350 है, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 150। ऑप्शन में गड़बड़ है, मे बी टाइपिंग से मिस्टेक हुई है, बाकी क्वेश्चन में हमने कोई गलती नहीं करी है। बोथ मार्क्ड अप 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस इज 80 मोर देन, परफेक्ट। हमने कोई गलती नहीं करी है, हमने कोई गलती नहीं करी है इसमें, क्लियर है। इसका आंसर होगा 150। ईजी था, अगेन बेसिक मांग रहा था, मैंने ये पीओ के एनालिसिस करी। क्वेश्चन ना जैसे आप बुक्स करते हो, ए स्क्वांट कर लेते हैं, RS अग्रवाल कर लेते हैं, राइट, कई बुक्स हैं जिनके नाम बच्चे लेते हैं, M डायरा कर लेते हैं, अरुण शर्मा कर लेते हैं, किसी भी बुक से एज इट इज़ नहीं उठा पेपर था आपका बेस कितना डेवलप्ड है। ठीक है, कोई भी बुक वाला चैलेंज नहीं कर सकता मेरी बुक में से आ गया, कोई भी टीचर भी नहीं कर सकता। आपका बेस कितना डेवलप था, दैट मैटर्स, राइट। और मेरे को कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर आपने पहले 4 क्वेश्चन तक कुछ क्लास में नहीं पढ़ाया था, क्या ऐसी सीक्वेंसेस नहीं बनाई है, क्या ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, सब मेहनत करवाई हुई है हमने प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको। क्लियर है सभी को, चलें आगे। तो कहीं टाइम निकल रहा था तो कहीं टाइम बच भी रहा था, जैसे ये क्वेश्चन था। आप सभी को पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर। उसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो दे दिया, लेंथ भी दे दी कितनी, 40। तो लेंथ 40 है, 2 उधर चला जाएगा, लेंथ 40 है, मैं 2 को राइट हैंड साइड ले गया था, राइट, तो ब्रेथ 14 आ जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ तो आ जाएंगी, लेकिन सवाल ये था कि 40/14 की जगह पे
आप कितने सेमी सर्कल मैक्सिमम, राइट, फाइंड हाउ मेनी मैक्सिमम सेमी सर्कल्स ऑफ मैक्सिमम रेडियस कैन बी ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल। वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कितना 1 ले लोगे, मीटर ले लोगे तो सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, है ना। जितना छोटा लेंथ लोगे उतना डायमेंशन बनेगा। बट हमें यहाँ पे टाइल्स लगानी होती ना, तो मेरे पास एक टेक्निक थी HCF की, उसका एक क्वेश्चन बनता है। बट अगर सेमी सर्कल ड्रॉ की बात करें तो हाउ कैन आई डिफाइन, राइट, हाउ कैन आई डिफाइन कि इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर ले सकते हैं तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, है ना, 1 मीटर भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा। ये तो कितने भी हो सकते हैं, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। वैसे भी सेमी सर्कल है तो स्पेस वो हमेशा ऐसे लेगा, राइट, तो वो हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कभी कि कितने मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन था और इसको सॉल्व नहीं करना था। चलिए, उसके बाद एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। अगर मैं पेपर में बैठा हूँ तो इसको एक बार के लिए स्किप करूँगा, बाद में आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन 60 किलोमीटर 3 मीटर, 60 किलोमीटर 2 मीटर थोड़ी कैलकुलेटिव दिख रही है, तो मैं इसको बाद में चूज़ करूँगा, बट मैं अभी सेशन में करवा के जाऊँगा। अब मैं आगे मूव ऑन किया तो मैंने एक और क्वेश्चन देखा, ये भी मुझे थोड़ा बड़ा लगा, टाइम कंज्यूमिंग लगने के चांसेस हैं, तो इसको भी मैंने एक बार स्किप करने का सोचा फॉर द टाइमिंग, राइट। वापस आके इसको सॉल्व करवाता हूँ अभी। देन आगे गए तो टाइम एंड वर्क, ये सभी का फेवरेट होता है, और ये एक बोनस था पेपर में, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। रितु की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है राकेश से, ठीक है। रितु की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है राकेश से, और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज़ 18 डेज। बताओ, देखो, रितु और राकेश की एफिशिएंसी, राकेश की एफिशिएंसी, सुनना ध्यान से, राकेश की एफिशिएंसी और रितु की एफिशिएंसी का जो रेशो बनेगा, परसेंटेज से रेशो बनाया जा सकता है। रितु की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है राकेश से, 60% ज़्यादा मतलब 100/160 कट जाएगा 5:8। दैट मीन्स परसेंटेज से रेशो बनाया जा सकता है, उनके एफिशिएंसी का रेशो 5:8 है। तो टाइम टेकन का रेशो, राकेश है ये, ठीक है, टाइम टेकन का रेशो हमेशा इन्वर्स होता है, बिकॉज एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। अब दोनों के टाइम टेकन का डिफरेंस दिया हुआ है 18 दिन, तो डिफरेंस दिया हुआ है 18 दिन, तो 3 हिस्से 18, तो 1 हिस्सा 6, यानी राकेश 48 डेज लेता है और रितु 30 डेज लेती है, ठीक है। राकेश 48 डेज लेता है और रितु 30 डेज लेती है। कभी भी आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया हो दो लोगों का सेम वर्क के लिए, तो टाइम का रेशो हमेशा इन्वर्स होता है। टाइम का रेशो क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में जो 18 डेज दिया हुआ था वो टाइम का डिफरेंस था, तो डिफरेंस को आप हमेशा मैनेज कर सकते हो। एक 6 दिन लेता है, एक 10 दिन लेता है, तो डिफरेंस 4 दिन होता है, तो डिफरेंस के हिसाब से इसको वर्कआउट कर लिया। अब आगे मेंशन है राहुल की एफिशिएंसी 12.5% कम है रितु से। अब मैं रितु और राहुल की बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की, तो रितु और राहुल की एफिशिएंसी की रेशो 12.5% की वैल्यू आप सभी ने परसेंटेज में पढ़ी है 1/8। 1/8 मतलब रितु के अगर 8 हिस्से हैं तो राहुल के 7 हिस्से हैं, तो टाइम की रेशो 7:8 होगी। रितु का टाइम मुझे पता है कितना, 30। राहुल की एफिशिएंसी 12.5% कम है रितु से, बिल्कुल। रितु के डेज मुझे पता है कितने, 30, तो ये तो पॉइंट में चला जाएगा। एक सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ रितु इज 60% मोर देन दैट ऑफ राकेश, तो 5:8, तो टाइम टेकन होगा 8:5। डेफिनेटली रितु 30 दिन लेगी, और वो डिफरेंस दिया हुआ था, राइट, तो 3 हिस्से 18 है, तो 1 हिस्सा 6, 48 और 30, परफेक्ट था। अब एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज 12.5% कम है रितु से, तो रितु के अगर 100 है तो उसकी 87.5 है, 8:7, तो 7:8 पॉइंटों में जा रहा है। तो अब मुझे रितु के डेज पता है, या एक काम करते हैं, सुनिए, यहाँ से ही एफिशिएंसी बना लेंगे। टोटल वर्क ले लो इन कैल्शियम 240, तो राकेश की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 यूनिट, और रितु की कितनी होगी 8 यूनिट, ठीक है। राकेश की 5, रितु की 8। अब तीसरा बंदा कौन था, राहुल, इसकी ज़रूरत नहीं है। राहुल की एफिशिएंसी 12.5% कम है, तो इसका 12.5% कम करोगे तो 7 यूनिट राहुल के हो गए, तो 8 और 7 15 और 5 20 यूनिट को 240 से डिवाइड कर दो, 12 दिन आपका आंसर है। समय बच जाएगा,
समय बच जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी क्वालिटी लेवल था। रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दो लोगों की बात हो रही है, ऋतु और राकेश। तो ऋतु और राकेश की जब बात हो रही है तो एक है ऋतु, एक है राकेश। इनकी बात हो रही है एफिशिएंसी की। राकेश की एफिशिएंसी से ऋतु की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है। 60% ज़्यादा का मतलब होता है 100/160 यानी 8:5। तो टाइम की रेशो जो होगी वो 5:8 होगी। टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है मुझे, तो 3 हिस्से 18 हैं, तो 1 हिस्सा 6। तो ऋतु ने 30 दिन लिए और राकेश ने 48 डेज लिए किसी काम को करने में। तो राकेश 48 डेज लेता है और ऋतु 30 डेज लेती है। डिफरेंस की वजह से मेरे पास डाटा आ गया। अब मैंने दोनों का एलसीएम लिया, मैंने टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया ट्री मेथड से 240 यूनिट। जैसे ही मैंने टोटल वर्क को एज्यूम किया तो 48 डेज़ के हिसाब से राकेश की एफिशिएंसी पता लग गई और ऋतु की एफिशिएंसी पता लग गई, राइट। राकेश की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, ऋतु की 8 यूनिट है, और जो तीसरा बंदा राहुल, उसकी एफिशिएंसी 12.5% कम है। 12.5% होता है 1/8, इसका 1/8 कम है, इसका 1/8 होता है एक हिस्सा कम है, तो कितने होंगे 7 यूनिट। अब तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 5, 8, 13 और 7 20 यूनिट पर डे काम होगा। टोटल काम 240 यूनिट है, तो कितने दिन लगेंगे 12 दिन। तो जिस भी बच्चे ने टाइम एंड वर्क पे काम किया हुआ है तो ये क्वेश्चन उसके लिए संभव था, कैलकुलेटिव नहीं था, करा जा सकता था। टाइम एंड वर्क भी हो गया, हर चैप्टर यूज़ करवा रहा है, हर चैप्टर। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी अब सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है ना पेपर में, वो इस बात पे नहीं जाता आप मेथड क्या यूज़ करने वाले, वो इस बात पे जाता है कि आप पेपर में स्टेटमेंट पढ़ के करने क्या वाले हो, ठीक है। आपको कितनी जल्दी क्लैरिटी होती है कि मंजिल तक पहुंचना कैसे है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना आसान था। अमन ने इन्वेस्ट किया, पढ़ लीजिए एक बार। अमन ने इन्वेस्ट किया x एंड 2x, 15% और 8%। सिंपल इंटरेस्ट पे 15% है, कंपाउंड पे 8 है, 2 साल का केस है। SI और CI का डिफरेंस दिया हुआ है 820, बट यहाँ पे रेट अलग अलग है, तो क्लास वाले क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट पे x इन्वेस्टेड है, 15% 2 साल लगेगा, ठीक है। 15% 2 साल लगेगा तो 30% टोटल लगेगा x पे। सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में 15%। कंपाउंड वाले केस में जो मेरे पास प्रिंसिपल है वो 2x है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, और रेट है कंपाउंड वाले केस में 8%, और केस 2 साल का है। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 साल का केस कैलकुलेटिव नहीं होता। 8% नेट इफेक्ट से निकाल लीजिए, 2 साल सक्सेसिवली लगेगा तो कितना होगा 8% कितना होगा नेट इफेक्ट से निकाल लीजिए, विल कम आउट टू बी 16.64%, राइट। x + y + xy/100। तो ये टोटल ब्याज है कंपाउंड की, ये टोटल ब्याज है सिंपल की। उसने क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया सिंपल की ज़्यादा है कि कंपाउंड की ज़्यादा है, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि ये मेरे पास इस तरह से डाटा आएगा, राइट। अब क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पार्ट इससे बड़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 820, राइट। तो मैं इसको आगे लिख लूँगा, इसको इधर लिख लूँगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16 2 32, 32.6, 33.28, 33.28x माइनस %, ठीक है, -30% ऑफ x। मैंने 2 से ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, इज इक्वल टू 820। तो डिफरेंस कितना है 3.28% ऑफ x इज इक्वल टू 820। कैलकुलेशंस, डेसिमल की 0 नीचे और परसेंट की भी जीरोस नीचे 3 जीरोस आ गई, 3 जीरोस आ गई। 41 का टेबल मैंने चूज़ किया, 41 × 2, 41 × 8, ठीक है। 4 के टेबल पे काट दिया 2, 5, ये काट दिया 500। तो 500 × 5 आपका x आ जाएगा 2500, साथ में एक ज़ीरो भी है, तो आंसर आ जाएगा 25,000। चीज़ें टफ तब होती हैं जब चीज़ों को ढंग से पढ़ाना हो। ऐसे ही में बोला नहीं था 2 साल का क्वेश्चन बोनस होता है, तो बोनस का फ़ायदा उठाया मैंने। CI वाले को आगे क्यों लिख लिया, क्योंकि वो 2x पे था तो बढ़ा ही जाएगा। 16 पॉइंट अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ा ही जाएगा ना,
तो समझ में मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने क्या किया, सिंपल ट्रस्ट में 15% 2 बार लगेगा। तो 15% सिंपल ट्रस्ट का प्रिंसिपल है x, तो 15 2 बार लगेगा तो 30% ऑफ x होगा। कंपाउंड में 8 2 बार लगेगा तो 16.64% होगा, लेकिन 2x का। ये टोटल कंपाउंड होगी, क्योंकि कंपाउंड का प्रिंसिपल ये था, सिंपल का ये था। x से कब तक भाग लोगे, वो बेटा वो x ही x डाल रखा है उसने पूरे पेपर में। डिफरेंस दे रखा है कितना, आपको डिफरेंस दे रखा था, कितना दे रखा था 820, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 33.28x परसेंट ऑफ x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 820। x कॉमन आ जाएगा तो 3.28% ऑफ x इज इक्वल टू 820। डेसिमल की ये नीचे, परसेंट वाली नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 3 zeros, 41 के टेबल पे काटा 8 2 दिख रहा था ना, 41 × 2 है, राइट। 2 5 500, एक साथ 0 भी थी, राइट, इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है सभी, डन है, कर लोगे, इजी था, राइट। मेरे हिसाब से अरिथमेटिक मॉडरेट लेवल पे था, इजी लेवल पे नहीं था। बट अगर आपके बेस अच्छे होते, आप समय बचा के बैठे होते, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन टाइम पे कर लेते, तो आप इस पेपर में कंफर्टेबल थे। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और कैसलेट था। मैंने स्टार्टिंग एनालिसिस में एक चीज़ गलत लिख दी थी, उसमें अप्रोक्सीमेट सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, उसकी जगह पे क्वाड्रेटिक थी, वो गलती से टाइप हो गई थी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन और था, कहीं समय बर्बाद हो रहा था तो कहीं समय बच भी रहा था। पिछले क्वेश्चन ईजिली था, हो सकता था, और ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा ईजिली हो सकता है। कैसे? 2 सालों की बात हो रही है, एक ही, तो एक ही इनकम 2 सालों की बात हो रही है, राइट। तो एक ही इनकम 2017 में और एक ही इनकम 2018 में मैंने मान ली 100x एंड 100y, ठीक। फिर क्वेश्चन में मेंशन है ए 15% सेव करता है 2017 में, तो सेविंग जो है वो 15x है, मतलब एक्सपेंडिचर 85x है, ठीक। ए यहाँ पे 20% सेव करता है, तो इसका 20% 20y है और इसका एक्सपेंडिचर 80y होगा, राइट। ये 2017 का, ये 2018 का डिफाइन हो जाता है उस परसेंटेज से। अब एक्चुअल क्या गिवन है, ए का सेविंग 45,000 रुपया, ए का सेविंग कितना है 45,000 रुपया 2017 में। 2017 में ए का सेविंग दिया हुआ है, तो ये चीज़ दी हुई है, तो 15x 45,000 है, तो x 3,000 आ जाएगा, x 3,000 आ जाएगा। तो 2017 का कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। इनकम 30,000 आ जाएगी, राइट, इनकम सॉरी 3 लाख आ जाएगी। पर पूछा कब का उसने, 2018 का। देखो 2018 का कुछ भी निकालने के लिए मुझे y निकालना पड़ेगा, और x का y से कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो आप आंसर कैसे निकाल सकते थे? कांट बी डिटरमाइंड, ये क्वेश्चन कांट बी डिटरमाइंड होगा। तो कहीं टाइम बच रहा था तो कहीं टाइम जा भी रहा था, दोनों चीज़ें थी। अब बेसिक से कंसेप्ट पढ़ो तो चीज़ें समझते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, बेसिक्स को मत छोड़ो, आपका पेपर चिल्ला कर बोल रहा है कि बेसिक से ही पढ़ो। कांट बी डिटरमाइंड भी वही बता सकता है जिसकी समझ होती है, नहीं तो बच्चे तो मूर्खों की तरह यहाँ पे सो तो यहाँ पे भी सो मान लेते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, राइट। उनको लगता है शॉर्टकट से सब संभव है, पेपर में क्या संभव है आपके सामने ही है। कट ऑफ कम जाएगी, बता रहा हूँ मैं आपको। अरिथमेटिक अच्छा था, राइट। चलिए, अब बचे 2 क्वेश्चंस, वो भी देख लेते हैं। उनमें क्या था ऐसा, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट स्टिल एक इक्वेशन बना देता हूँ कि सॉल्व कैसे होगा, एटलीस्ट आपको पता लग जाए। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशो दिया हुआ है 3:4, 3:5। तो आप अपस्ट्रीम स्पीड को 3x मानोगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड को 5x मानोगे। मान लिया अपस्ट्रीम स्पीड 3x है, डाउनस्ट्रीम स्पीड 5x है, ठीक है। तो अगर अपस्ट्रीम स्पीड 3x है और डाउनस्ट्रीम स्पीड 5x है, तो नॉर्मल स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। तो पानी की स्पीड कितनी हो जाएगी x। जिसने भी बोट से स्टीम पढ़ा है वो ये चीज़ समझ सकता था। अगर अपस्ट्रीम स्पीड 3x है, डाउनस्ट्रीम 5x है, तो जो नॉर्मल स्पीड होगी वो दोनों का मीन होती है। अब क्योंकि नॉर्मल 4x है तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 होती है पानी की स्पीड। अगर नॉर्मल स्पीड 4x है, डाउनस्ट्रीम में 5x हुई है, तो पानी की x ही होगी,
ठीक है। तो इस रेशो ने ये सब दे दिया आपको, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट चलो मैंने ऐसे ही बता दिया नॉलेज के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमें लेना है अप्रोक्सीमेट। उसने कहा वो बोट 60 किलोमीटर 3 मीटर डाउनस्ट्रीम गई। अब मैं 3 मीटर को तो क्यों ही लूँगा अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि 3 मीटर किलोमीटर के सामने तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 60 किलोमीटर में तो 60,000 मीटर हो जाएंगे, तो मैं 60 किलोमीटर ही लिया। तो अपस्ट्रीम भी मैं 60 किलोमीटर ही लिया। ये 60 किलोमीटर 3 मीटर था, ये 60 किलोमीटर 2 मीटर था, क्योंकि उसने अप्रोक्स बोला है, राइट। तो मैं अप्रोक्स के हिसाब से मीटर को स्किप करूँगा, क्योंकि 60 किलोमीटर के सामने मीटर को 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी नहीं होते, राइट। 60 किलोमीटर का मतलब 60,000 मीटर होता है, राइट। अब ये डिस्टेंस है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टोटल टाइम दिया हुआ है 16 घंटे 10 मिनट। अब यहाँ पे अगर मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ तो मैं 16 घंटे ही लूँगा, क्योंकि मैंने मीटर भी तो स्किप किया। कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, टोटल टाइम है 16 आवर्स। तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये बनेगा 12 + 20 32/x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड 3 × 2 6 आ जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड 3 × 2 6 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होगे सर अपस्ट्रीम स्पीड क्यों निकाली? क्योंकि मुझसे पूछा है अप्रोक्सीमेट टाइम अगर मैं 37 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाऊँ, अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आई है मेरे पास 6, 37 किलोमीटर के हिसाब से 37/6 आपको कितना समय लगेगा? 6 घंटे। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव तब होता अगर आप अप्रोक्सीमेट ना लेते। अगर आप अप्रोक्सीमेट लेते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी करा जा सकता था, ये क्वेश्चन भी करा जा सकता था। गॉट इट? क्लियर है? मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 3:5 के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड मान ली। 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। ये कन्फ्यूजन के लिए डाला हुआ था मीटर वाला, इसको इग्नोर करो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टोटल टाइम को भी मैंने सिर्फ आवर्स ही लिए, वहाँ से x आया 2, क्योंकि उसने टाइम अप्रोक्सीमेट दिया हुआ था। बिकॉज 10 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेट 0.16 आवर्स, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो x2 आया, यहाँ पे डाला तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई? 6। अब 37 किलोमीटर 6 की स्पीड से तो कितना समय लेगी? दैट इज़ 6 आवर्स। क्लियर है सभी को? डन है। तो ये आपका सेट था। आपके सेट में एक चीज़ यहाँ गलती से लिख दी थी, ये क्वाड्रेटिक थी, ये क्वाड्रेटिक थी, और क्वाड्रेटिक बहुत आसान थी, बहुत आसान थी, बहुत इजी थी। तो बच्चों ये पूरा अरिथमेटिक चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आपका बेस कितना अच्छा रहा है, आपने सिलेबस में कितना अच्छे से काम किया है, समय कहाँ बर्बाद किया है कहाँ नहीं किया है पेपर में, ये भी मैटर कर जाता है। तो आप हमेशा सिलेक्शन उसका करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, और आप कॉन्फिडेंट कभी होते हो जब किसी भी चैप्टर को आप डीप पढ़ते हो। तो अनअकैडमी प्लस में हमारे डिटेल्ड बैचेस चलते हैं 4-4 महीने के, एक हफ्ता एक चैप्टर पे हम लेते हैं, अच्छे से करवाते हैं एक चीज़। तो वहाँ पे आप कोर्सेज़ को अभी भी समय है कि हम एक बार और अच्छे से करें, ताकि अपकमिंग पेपर्स में हम अच्छा परफॉर्म करें। तो ये एनालिसिस सिर्फ हमारी उसकी थी अरिथमेटिक के पार्ट की, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।